हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 11 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, पूरी वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, वरना नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस का नहीं मिल पाएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के पहले क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उसमें है केरल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बिहार था। अगला, साइबर पीस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? तो वो है वर्तमान में विनीत कुमार जी। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो की एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, कहाँ पर दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई? तो अभी हाल ही में दोस्तों आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई। ये दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है दोस्तों, और टोटल अगर देखी जाए, भारत की बात की जाए तो ये भारत की दूसरी किसान रेल सेवा है। अभी आपको पिछले ही महीने मैंने आपको बताया था कि एक और किसान रेल सेवा शुरू की गई थी, वो थी भारत की पहली किसान रेल सेवा, और ये दूसरी है लेकिन दक्षिण भारत की पहली है किसान रेल सेवा। इतना क्लियर है। अब देखिए ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से ये दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये किसान रेल क्यों चलाई जा रही है? किसान रेल का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों किसान रेल सेवा एक ऐसी रेल सेवा है जो स्पेशल तरीके से किसानों के लिए ही चलाई जा रही है। इसमें जो किसानों द्वारा उत्पादित जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे वो फल हो गए, सब्जियां हो गई, ठीक है, या फिर कोई अनाज वगैरह हो गया, उनको सही टाइम पर मार्केट में पहुंचा दिया जाएगा। होता क्या है, जैसे कि कोई फल हो गया, सब्जियां वगैरह हो गई, तो कुछ सब्जियां कुछ फल ऐसे होते हैं जो 2 से 3 दिनों के बाद खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत फसलें बर्बाद हो जाती हैं किसानों की। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट अगर सही टाइम पे मार्केट में पहुंच जाएंगे तब फिर किसानों का फ़ायदा हो जाएगा। तो फिर दोस्तों किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ही के लक्ष्य से ही ये शुरू की गई है किसान रेल सेवा। अब ये भारत की दूसरी है लेकिन दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा है। क्लियर? तो ये 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पहली वाली जो किसान रेल सेवा है वो महाराष्ट्र के देवलाली से स्टार्ट होकर के बिहार के दानापुर तक चलती है। तो वो अभी पिछले महीने शुरू की गई थी, अगस्त 2020 में शुरू की गई पहली किसान रेल सेवा। इसे आपको याद रखना है। और ये वाली जो है, जो अभी दक्षिण भारत की पहली है, ये इसको आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी जी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हरी झंडी दिखाई है। इतना क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश मैप में देख लीजिए, ये रहा आंध्र प्रदेश। हैदराबाद इसकी राजधानी अभी है वर्तमान में, आगे आने वाले दिनों में 3 हो जाएगी। मैंने आपको कई बार बताया है। कुर्नूल, विशाखापत्तनम और अमरावती, ये 3 प्रस्तावित राजधानियां इसकी हैं। आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट जो है ये 25वां हाईकोर्ट है, सबसे लास्ट हाईकोर्ट है भारत का। जगन मोहन रेड्डी जी YSR कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्र जी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें तो वो हैं JK माहेश्वरी जी। कौन है? JK माहेश्वरी। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में लीफ के साथ समझौता किया था खाद्य प्रसंस्करण के लिए, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में कौन सी बैंक शीर्ष पर रही? तो अभी हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि IBA, भारतीय बैंक संघ ने ईज 2.0 इंडेक्स जारी की है। इस इंडेक्स का पूरा नाम है ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0। तो इस इंडेक्स में दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा है टॉप पर, ठीक है। फर्स्ट पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, सेकंड पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, और थर्ड पर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। कौन है? थर्ड पर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। IBA द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है भारतीय बैंक संघ के द्वारा। ईज का फुल फॉर्म जानिए। ईज का फुल फॉर्म होता है इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, यानी कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्स है, इसी बेसिस पर जारी की गई है कि कौन सी बैंक है जिसने अपने एक्सेस में कितना एनहेंसमेंट किया है, साथ ही साथ अपने सर्विस में कितना ज़्यादा एक्सीलेंस लाया है, ठीक है, कितना इंप्रूवमेंट लाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा आया है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जान लेते हैं। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है सरकारी, ठीक है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। बड़ोदरा गुजरात में है इसका हेडक्वार्टर, और इसके MD और CEO हैं संजीव चड्ढा जी। कौन है? संजीव चड्ढा। हसमुख आधिया जी यहाँ के चेयरमैन हैं।
अच्छा दोस्तों, 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का इसमें विलय हो गया था, इसे ध्यान रखना है। अच्छा, ये वाला आप लोग मत जोड़िएगा, जो 10 बड़े बैंकों का विलय होकर 4 बैंक हुआ था, ये 1 अप्रैल 2020 को प्रभावी हुआ था, लेकिन ये उससे 1 साल पहले ही विलय हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला। तो आप लोग मिक्स मत कीजिएगा, इन दोनों पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है। जो 10 बड़े बैंकों का विलय होकर के 4 बैंक हुआ था, उस पर भी मैंने वीडियो दी है, और भारत के जो वर्तमान में 12 सरकारी बैंक हैं, इन पर भी वीडियो दी है, फुल डिटेल वीडियो है। ऐसे ही सारी जानकारियाँ आपको हर एक बैंक के बारे में बताया गया है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं एप्लीकेशन पे सर्च करके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, 10 सितंबर 2020 को कहाँ के एयरबेस पर औपचारिक रूप से राफेल विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? तो दोस्तों, अंबाला एयरबेस को 10 सितंबर 2020 को यानी कि कल वहाँ के एयरबेस पर औपचारिक रूप से राफेल विमान को भारतीय वायुसेना में, इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है फाइनली। ठीक है, अब हम लोग राफेल विमान के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा रहा है इस साल का। तो फिर राफेल विमानों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए और तैयार भी कर लीजिए अच्छे से। हो सकता है आने वाले दिनों पर इस पर मैं स्पेशल वीडियो आपको दे दूँ। तो सबसे बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा दोस्तों 2016 में 36 राफेल विमानों के लिए फ्रांस की एक कंपनी है डसाल्ट एविएशन, उसके साथ समझौता हुआ था, डील हुई थी। ठीक है, फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन के साथ 36 राफेल विमानों पर 2016 में हुई डील। अब इनमें से 5 राफेल विमान तो दोस्तों 29 जुलाई को इसी वर्ष यानी 2020 में आ गए। अंबाला एयरबेस पर वो भी आया था, यूएई में रुक करके हो करके आया था, मैंने इस पर आपको बताया हुआ है डिटेल में। ठीक है, तो बाकी के बचे जो 31 हैं, क्योंकि 36 में से 5 आ गए हैं, तो बाकी के बचे जो 31 हैं वो 2021 तक आ जाएंगे भारत में। फिलहाल जो ये 5 फाइटर जेट हैं, इनको इंडियन एयरफोर्स में अंबाला एयरबेस में औपचारिक रूप से अब शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये राफेल जेट जो हैं दोस्तों, ये भारतीय वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। किसके? 17 स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे, जिसे गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है। इसे याद रखिएगा, गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जा रहा है। ओके, अब राफेल की क्या खूबियाँ हैं? राफेल फाइटर जेट दोस्तों एक तो दुनिया में सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में से एक है। इसमें दोस्तों कई प्रकार की मिसाइलें भी ऐड हैं, जैसे मेट्योर मिसाइल हैं, हैमर मिसाइल है, स्काल्प मिसाइल है और माइका मिसाइल वगैरह है। ये आपको जो दिख रहा है दोस्तों, ये राफेल फाइटर जेट का निचला हिस्सा है, इसको पलटा गया है। आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी मिसाइलें इसमें लगी हुई हैं, इस पर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, इसको तो आप लोग मिसाइल मत समझिएगा, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये क्या है? ये ड्रॉप फ्यूल टैंक है। ठीक है, ड्रॉप फ्यूल है। ठीक है, इसे ड्रॉप फ्यूल टैंक कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जब फाइटर जेट में, इस राफेल फाइटर जेट में जब कभी फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वहाँ पर यहाँ से फ्यूल ले लिया जाता है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है जहाँ पर इसको वापस आना होता है, या तेज़ी से उड़ान भरनी होती है, या कहीं पीछे की तरफ भागना होता है, कहीं पर दुश्मन देश अगर इस पर अटैक करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, क्योंकि इसका भार ज़्यादा होगा, तो फिर इसको ड्रॉप कर दिया जाता है, इसको वहीं पर वो गिरा देगा राफेल फाइटर जेट, उसके बाद वो उड़कर चला आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको ड्रॉप टैंक कहा जाता है, यानी कि इसको कभी भी वजन हल्का करने के लिए इसे ड्रॉप किया जा सकता है राफेल के द्वारा। ये हो गया। इसके साथ ही अब देखिए, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसे कहते हैं हैमर मिसाइल। ठीक है, ये कौन सी है? ये हैमर मिसाइल है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये है माइका मिसाइल। ठीक है, माइका मिसाइल इसे कहते हैं। और ये जो है, जो बीच में आपको दिख रहा है, ये है दोस्तों मेट्योर मिसाइल। क्या है? मेट्योर मिसाइल ये है। अब इसके साथ ही एक और मिसाइल जुड़ती है इसमें, स्काल्प मिसाइल। स्काल्प मिसाइल, स्काल्प मिसाइल के लिए हम लोग दूसरा यहाँ पर इमेज देख रहे हैं राफेल का। यहाँ पर देखिए, ये है स्काल्प मिसाइल दोस्तों। ठीक है, स्काल्प मिसाइल होती है 1300 किलोग्राम की होती है, और इसकी जो 5.1 की होती है रेंज, 5.1 किलोमीटर की रेंज होती है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बाकी की मिसाइलों को हटाया गया, तब यहाँ पर ये लग पाया क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, तो इन सभी मिसाइलों की क्या क्या खूबियाँ होती हैं, कितना रेंज वगैरह होता है, कैसे ये वार करती हैं, इस पर मैं जब आपको एक डिटेल वीडियो दूंगा तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर जो आपको छोटा सा दिख रहा है, ठीक है, इसके नोक के ऊपर, यहाँ से दोस्तों हवा में ही इसमें फ्यूल भर दिया जाता है। तो यानी कि इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये हवा में ही फ्यूल भर सकता है, फिलअप किया जा सकता है इसमें। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और फ्रांस के साथ मिलकर किस देश ने पहली त्रिपक्षीय वार्ता की? तो अभी हाल ही में भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों एक त्रिपक्षीय वार्ता की है, जो कि पहली बार किया गया है।
इन तीनों देशों के बीच में वर्चुअल तरीके से किया गया। ऑब्वियस सी बात है, कोविड-19 चल रहा है, तो जितने भी वार्ताएं हो रही हैं, जितने भी समिट्स हो रहे हैं, सब वर्चुअल तरीके से ही हो रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन पर्पज़ यही था दोस्तों कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, यहाँ पर शांति लाने, सुरक्षा बढ़ाने और साथ ही साथ इस क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए, इस क्षेत्र को और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए ही ये किया गया है समझौता। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि इंडिया पैसिफिक का क्लब जो है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है और ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे वो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रूप ले सके। और जर्मनी भी अभी हाल ही में इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ था, और जब ये शामिल हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि ये दूसरा यूरोपीय देश बना है। पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है। तो अब भारत, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और भी कई देश मिल करके इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हो रहे हैं, इसको और ज़्यादा एम्पावर कर रहे हैं, जिससे चाइना पर डिपेंडेंसी कम की जा सके। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये क्या है? इस योजना का दोस्तों लक्ष्य रखा गया है, टारगेट रखा गया है कि 2024 से 25 तक 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन, कितना? 70 लाख टन तक बढ़ा देना। साथ ही साथ मछुआरे जो होते हैं और जो मत्स्य किसान होते हैं, उनकी आय, उनकी इनकम दोगुनी कर देना, यही है इस योजना का लक्ष्य। तो इस योजना को लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में वर्चुअल तरीके से, और साथ ही में एक ऐप भी लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है ई गोपाला। क्या नाम है? ई गोपाला नाम का ऐप भी लॉन्च किया गया है। अच्छा, एक बोनस पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए। ये मत्स्य संपदा योजना है, मछली पालन से रिलेटेड है। मछली पालन से रिलेटेड दोस्तों एक होती है नीली क्रांति, ठीक है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली पालन से, इसे याद रखिए। अगला है हाल ही में किस उद्देश्य से तेलंगानाकू हरिताहारम का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पौधरोपण के लिए CISF के साथ मिलकर के तेलंगानाकू हरिताहारम का आयोजन किया गया है। अब दोस्तों इस पौधरोपण में GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ CISF ने मिलकर के एक पौधरोपण ये आयोजित किया, जिसका नाम था तेलंगानाकू हरिताहारम, ठीक है? इसके लिए #ग्रीन इंडिया चैलेंज भी शुरू किया गया, इसका आयोजन भी किया गया। तो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस ने 600 से ज़्यादा पौधे लगा करके इसका उद्घाटन किया, इसका आयोजन किया। ओके, तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये पौधरोपण के लिए, प्लांटिंग के लिए एक कहीं कार्यक्रम था, अभियान था। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक ऋण योजना शुरू किया? तो अभी हाल ही में SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सफल नाम का एक ऋण योजना, लोन स्कीम शुरू किया है। ये लोन स्कीम दोस्तों ऐसे किसानों के लिए है, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे उत्पादकों के लिए है जो जैविक कपास की खेती करते हैं और अभी तक एक भी बार लोन नहीं लिए हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों, ऐसे किसानों के लिए ये स्पेशल तरीके से लोन स्कीम है, सफल नाम की। इसका फुल फॉर्म भी होता है, सफल का फुल फॉर्म होता है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। क्या? सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके बारे में भी जानिए। ये दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, पहले नंबर की सरकारी बैंक है 12 बैंकों में। स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। हेडक्वार्टर है मुंबई में। रजनीश कुमार जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। अगला है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने? तो एक्टर परेश रावल जी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD का नया चेयरमैन बनाया गया है। परेश रावल जी ये पूर्व लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं। इनको NSD का चेयरमैन बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। अच्छा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो होता है दोस्तों, ये जितने भी एक्टर होते हैं या फिर कोई थिएटर का जो प्रोग्राम करने वाला होता है, जो भी एक्टिंग सीखना चाहता है वो यहीं पर जाता है सीखने, ठीक है? क्योंकि ये भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है अपने तरीके का। ये दोस्तों दुनिया के टॉप थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है, एक प्रकार का ये थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर इसके अब चेयरमैन बना दिए गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल जी। परेश रावल जी के बारे में बात की जाए तो 2014 में दोस्तों इनको पद्मश्री मिला था, भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, और 1994 में 1994 में इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, प्लेयर्स पॉट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया?
तो अभी हाल ही में प्लेयर्स पॉड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया भुवनेश्वर कुमार को और स्मृति मंधाना को। उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्लेयर्स पॉड क्या है? ये दोस्तों एक फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे ड्रीम 11 है वैसे ही ये भी है प्लेयर्स पॉड। ठीक है। अच्छा, ड्रीम 11 से याद आया, ड्रीम 11 को दोस्तों IPL 13 का, किसका? IPL 13 का बनाया गया है ऑफिशियल स्पॉन्सर। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR संपूर्ण पोषण योजना शुरू की? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने YSR संपूर्ण पोषण योजना शुरू की है। इसके साथ में एक और योजना शुरू की है YSR संपूर्ण पोषण प्लस। दोनों को हम लोग समझेंगे बारी बारी करके। सबसे पहले तो जानिए ये योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों राज्य की, आंध्र प्रदेश राज्य की जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या फिर स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं और जो बच्चे होते हैं, उन सभी को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए ये दोनों योजनाएं शुरू की गई। अब इनमें से जो YSR संपूर्ण पोषण योजना होगी, ये तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में के जो मैदानी भाग होंगे उनको कवर अप करेगी। और जो YSR संपूर्ण पोषण प्लस जो योजना होगी, उस योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के जो 77 आदिवासी क्षेत्र हैं, यहाँ के क्षेत्रों पर पौष्टिक भोजन की आपूर्ति की जाएगी। क्लियर? तो यही है YSR संपूर्ण पोषण योजना। YSR जहाँ भी आ जाए समझ लीजिएगा आंध्र प्रदेश की योजना है, क्योंकि YSR कांग्रेस पार्टी के ही ये लीडर हैं जो यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। क्लियर है? और YSR इनके पिताजी का नाम था जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी जी। उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया, जगन मोहन रेड्डी जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को प्रत्येक वर्ष, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों दुनिया भर के लोगों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए, एक जागरूकता फैलाने के लिए, एक अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। पहली बार 2003 में मनाया गया। 2003 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ने पहली बार इस दिवस की मेज़बानी की थी। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट डे जितने भी हैं सितंबर मंथ के, आपको बताया जा चुका है पिछली वीडियोज़ में, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेज़बानी किसने की? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेज़बानी की है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और इस समिट में दोस्तों वर्चुअल तरीके से 149 देशों के 26,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, अभी जो ये समिट हुआ उसमें ये पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन यानी पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट था ये। इसका आयोजन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने फिक्की के साथ मिलकर के किया है। किसके साथ? फिक्की के साथ मिलकर के। क्लियर? अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है दोस्तों ये भारत की ही देन है। फ्रांस में 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी स्थापना? पेरिस में, फ्रांस में हुई थी। लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। इसको याद रखिएगा आप लोग। डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल हैं उपेंद्र त्रिपाठी जी। क्लियर है? बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 12 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आज आ रही है दोस्तों अगस्त मंथ की फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक। तो आज शाम तक ई बुक लॉन्च हो जाएगी। और मैं जानता हूँ पिछले 2 महीनों से लेट हो जा रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो सामने नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन उन पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से 2 बार से लेट हो जा रहा है, लेकिन अगली बार से टाइम पर आपको मिल जाया करेगी ई बुक। फिलहाल आज शाम तक ई बुक लॉन्च हो जाएगी, तो आप लोग ई बुक परचेज कर सकते हैं MZT ऐप पर जा करके। वहीं पर आपको इस महीने के साथ साथ पिछले 12 महीनों की हिंदी और इंग्लिश में ई बुक्स मिल जाएंगे। तो आप लोग MZT ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। और अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको 3 रुपये लेस भी हो जाएगा, यानी 15 की ई बुक 12 में मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल कोड दिया हुआ है, उस कोड को एंटर कीजिएगा साइन अप करते समय, तो आपको 30 कॉइन मिल जाएंगे, जिससे 3 रुपये आपका लेस हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अगला, एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। वीडियो आप देख लियो हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। तो उन टॉप 15 लोगों में हैं रमज़ान खान, रेखा बुनकर, राहुल कुमार, नीलेश मिश्रा, शुभम यादव, श्यामशेर कुमार, रविशंकर, मनु पांडे, अमृत कुमार, अमित चौधरी, शिवानी, रौनक राज, कृष्ण कुमार, श्रेया गुप्ता, गौरी शंकर। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया। आप लोग भी ऐसे ही किया करो आंसर। ऊपर दोनों वीडियोज़ को देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।